हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल के कंटेंट को चलाया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी इसके लिए घटना चक्र, टेस्ट पेपर, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, दृष्टि, ध्येय, सभी की चीज़ें कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और इसकी आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4, जो कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं यूपी स्पेशल को ध्यान में रख के। और बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से कंटेंट को इसको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, ताकि आपके कोई भी अगर प्रश्न बनते हैं यूपी स्पेशल से तो वो इससे बाहर ना जाएं और आपके गलत ना हो। और 10 से 12 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। मैं आपसे जब मुलाकात करूँगा आप लोग 14 मई को शाम को 8 बजे के बाद, तो आप लोगों को लाइव सेशन में ही बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लिखा होगा यूपी स्पेशल टॉपिक्स, तो आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक तत्व। तो देखिए, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जो कि लखनऊ 1969 में स्थापित हुई थी। और इसका जो पहला नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। और पहले था नाट्य भारती, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। तो ये 1963 में स्थापित हुई थी और फिर नया नाम इसको 1969 में मिल गया था। आगे देखते हैं राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में है 1962 में। तो ये यहाँ से ईयर तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे जगह पूछ ली जाती है कि ये संस्थान कहाँ पे है। जैसे राज्य ललित कला अकादमी आपको दे देगा लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, मथुरा। तो आपको बताना होगा कि आप कहाँ से इसको पढ़े थे, मतलब कि किस जगह पर ये देखी जा सकती है या किस जगह पर स्थापित। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की बात करेंगे तो ये प्रयागराज 1947, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान यह भी लखनऊ 1990 है, और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में है। आगे कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये तो लखनऊ से विकसित हुआ था। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभूनाथ महाराज, ये जो महाराज परिवार था, ये कथक को जो है कि एक पहचान देता है हमारे भारत में, और जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये लखनऊ में है। वहीं तबला एवं सितार का आविष्कारक कौन होता है, तो वो अमीर खुसरो साहब हैं। और भी आगे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखें, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में स्थापित हुआ। अयोध्या शोध संस्थान, यह अयोध्या में ही है 1986। भात खंडे, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में भारत खंडे पढ़ लेते हैं, जो कि एक गलत वर्ड है। भारत खंडे नहीं शब्द है इसका, इसका असल नाम है भात खंडे संगीत संस्थान, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में है। 1966 में स्थापित किया गया। इसको पहले मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के नाम से भी जाना जाता था। 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। 1966 में इसका नाम बदल के भात खंडे संगीत संस्थान रख दिया गया। और भारतीय कला भवन, जो कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये वाराणसी में 1920 में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। मैं अभी लिख कर देता हूँ, 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्सव और महोत्सव है जो आपके संबंधित जिलों से संबंधित हैं, और यहाँ पे मिलान करने के लिए हर बार आता है। तो ये 1 नंबर तो पक्का है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे सरधना महोत्सव मेरठ में होता है, क्योंकि सरधना कांड महोत्सव जो है कि कहाँ पे हुआ, मेरठ में। वहीं काम्पिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव संकिसा, जिसे हम कहते हैं, फर्रुखाबाद में हुआ है। आगे देखेंगे आप कि एक बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में भी होता है। वहीं बिठुर गंगा महोत्सव, बिठुर यानी कि कानपुर नगर, सैफई महोत्सव इटावा में, लठमार होलिका महोत्सव बरसाना की, जिसे होली कहते हैं, यमुना महोत्सव, ये मथुरा में होता है। वहीं झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव के नाम से जनरली पूछा जाता है, तो ये झांसी में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो अकबर ने चलाया था, ये आगरा में होता है। कल्की महोत्सव संभल बिजनौर के पास है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। कबीर उत्सव संत कबीर नगर में। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में। तो आप देखो कि बौद्ध महोत्सव एक आपका कुशीनगर में, एक बुद्ध महोत्सव सारनाथ गंगा महोत्सव ये वाराणसी में, एक बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती, एक बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद। तो ये 2-3 जगह पे आयोजित होते हैं। वहीं सोन महोत्सव की बात करेंगे तो ये सोनभद्र में आयोजित होता है।
और आगे अगर हम देखें तो 2-3 महोत्सव और हैं, जैसे कन्नौज पर्यटन महोत्सव कन्नौज में, कजली महोत्सव महोबा में और त्रिवेणी महोत्सव व वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में होता है। तो आगे देख लेते हैं मेले, जो कि यहाँ से भी एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। ये मान के चलिए कि इस वीडियो में आज की क्लास में 2 प्रश्न पक्के हैं, कोई से भी 2 प्रश्न आप मान के चलिए, जहाँ से एक प्रश्न तो इस बार यहाँ से भी रहेगा और हर बार ही रहता है ये, तो इसको बिल्कुल रट लीजिए आप लोग। जैसे हरिदास जयंती वृंदावन यानी मथुरा में होती है। बटेश्वर मेला कई बार पूछा जाता है, जिसमें पशु मेला, ऊंट मेला भी कह देते हैं। नवरात्र, गढ़सौर मेला, कैलाश मेला, ये सभी के सभी आगरा में होते हैं। सोरो मेला कासगंज, जो कि बदायूं बरेली के पास है। सैयद सालार उर्स, यह भी पूछा जाता है बहराइच में। रामायण मेला चित्रकूट में। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। देवी पाटन मेला बलरामपुर। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। बल सुंदरी देवी मेला या अनूपसर बुलंदशहर में हो जाएगा। वहीं फागुन मेले की बात करेंगे रामपुर। ददरी मेला पशु मेला जो है बलिया में। कालिंजर मेला बांदा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। बेरिया घाट मेला हरदोई में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी और मनकपुर मेला रामनगरिया मेला श्रृंगी रामपुर मेला श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में और नौचंदी मेला मेरठ में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर। नककटैया मेला रथ यात्रा ध्रुपद मेला वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिनमें सर्वाधिक मेले आपको मथुरा में देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे कुछ प्रमुख मेले। अभी हम और भी नीचे 1-2 मेलों को देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्पेशली कौन से हमेशा के लिए याद कर लेने की जिससे प्रश्न मिलेगा, तो एक तो आप शाकुंभरी देवी मेला याद रख लीजिए, दूसरा नौचंदी मेला याद रख लीजिए, तीसरा गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर का याद रखिए, देवा शरीफ याद रख लीजिए, और ददरी मेला बलिया का, बटेश्वर मेला आगरा का, सैयद सालार बहराइच का, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर का, देवी पाटन बलरामपुर का। ये तो आपको इतने सारे जो मैंने टिक लगाए हैं, इतने तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ कि ये प्रश्न बार बार घुमा फिरा के बार बार आपको आयोग पूछता ही रहता है। 2 मेले और हैं, गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में, और परिक्रमा मेला अयोध्या व रामायण मेला अयोध्या में है, और शिल्प मेला महाकुंभ मेला जो 12 वर्ष पे होता है, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पे, और माघ मेला जो प्रति वर्ष होता है ये तो प्रयागराज में होता है। तो ये आपको याद रहने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे नृत्य वाले, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं हमेशा। जैसे कर्मा नृत्य की बात करेंगे तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में। सैरा नृत्य बुंदेलखंड में। धोबिया राग नृत्य ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के क्षेत्रों में होता है। दीपावली नृत्य ये बुंदेलखंड में होता है। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड। राई नृत्य बुंदेलखंड। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, और चौरसिया नृत्य जौनपुर। तो अब इनमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चरकुला याद रखना है ब्रजभूमि का, नटवरी याद रखना है पूर्वांचल का, वहीं कर्मा याद रखना है मिर्ज़ापुर सोनभद्र का, और धोबिया राग याद रखना है पूर्वांचल का, और दीपावली याद रखना है आपको बुंदेलखंड। इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि यही बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रश्न। आगे देख लेते हैं लोकगीत और जो उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि लोकगीत की, तो अगर आल्हा उदल जो कहानी है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा की बात करें तो पूर्वांचल से संबंधित है। रसिया की बात करें तो कृष्ण भगवान रसिया थे, यानी एक तरीके से कहा जाता है रास लीला करते थे अपनी गोपियों के साथ, इसलिए रसिया ब्रजभूमि से संबंधित हो गया। और कजरी की बात करें तो मिर्ज़ापुर। कभी कभी आपको कजरी मिर्ज़ापुर न देके अवध का क्षेत्र भी दे देता है, तो आप अवध भी लगाएंगे इसके साथ सही उत्तर। देखते हैं माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में, अभिनय ज्योति वाराणसी में, स्वास्तिक मथुरा में है, रूपांतर गोरखपुर में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज, श्री नाट्यम वाराणसी, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, यायावर लखनऊ, और भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। तो यह तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, खैर यहाँ से तो आज तक मैंने प्रश्न नहीं देखे हैं, लेकिन अब जो ये टॉपिक है इससे प्रश्न बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा लखनऊ, हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश हिंदी लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंजाबी लखनऊ। तो जितनी भी भाषाएं हैं मुख्य रूप से उनके संस्थान लखनऊ देखने को मिलते हैं। स्वर्गीय फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी यह भी लखनऊ में। तो जितनी भी भाषाएं आप देख रहे हो, चाहे हिंदी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, ये सभी भाषाओं के संस्थान लखनऊ में ही आपको देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर कुछ साहित्यकार हैं और साहित्य हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण होंगे बस केवल हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं को बार बार पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वृंदालाल वर्मा की, वृंदावन लाल वर्मा, इनकी मृगनयनी और झांसी की रानी साहित्य पूछा जाता है। कबीरदास का साखी सबद रमैनी, ये बार बार पूछा जाता है। वहीं हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण, ये अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। वहीं आगे हम देखते हैं सूरदास की सूर सागर और साहित्य लहरी पूछी जाती है। राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में, यह भी कई बार पूछा गया कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने वोल्गा से गंगा तक लिखी थी एक पुस्तक, यानी एक साहित्य लिखा था। वोल्गा जो कि आपकी रसिया की नदी है रूस की, और गंगा जो कि भारत की है। तो इनके बीच में जो है कि एक संबंध दिखाने का प्रयास किया। वहीं गोपाल दास सक्सेना या नीरज सक्सेना के नाम से कारवां गुजर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैदास के द्वारा बाबी नामक फुटकल छंद लिखे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक मासिक पत्रिका निकाली थी सरस्वती, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। वहीं और भी इसमें जैसे महादेवी वर्मा की इम्पॉर्टेंट है, आप नीरजा देख सकते हैं, स्मृति की रेखाएं देख सकते हैं और रश्मि देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनकी रानी केतकी की कहानी आती है। कई बार यह पूछा गया रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह आपको पता रहे। मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि की संज्ञा मिली है, यह हमारे यूपी से संबंधित और इनकी साकेत इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत भारती भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इन्होंने भारत दुर्दशा लिखी है और कश्मीर कुसुम इनकी इम्पॉर्टेंट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात करेंगे तो शेखर एक जीवनी ये लिखते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। बाकी मुंशी प्रेमचंद की तो बहुत सारी हैं, जयशंकर प्रसाद की जैसे कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी। सुमित्रानंद पंत की वीणा, ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्या। और मुंशी प्रेमचंद की गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो ये सब आप देख सकते हो और यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको जो है कि वीडियो को रोक रखा है ताकि आप आराम से देख लें और इसकी जो है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, बाकी अगर आपका मन होगा तो उसे पढ़िएगा। पत्रकारिता में भी 2 से 3 प्रश्न हमेशा इम्पॉर्टेंट रूप से घुमाए जाते हैं बार बार। जैसे उदंत मार्तंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आर में भी पूछा जाता है। इसके संपादक हैं पंडित युगल किशोर शुक्ल और इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था हालांकि, लेकिन ये हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र माना जाता है। पंडित युगल कुमार किशोर के द्वारा शुरू किया गया। भारत भारती की बात करेंगे, हिंदी एवं उर्दू दोनों में आता है, लखनऊ से प्रकाशित होता है। तत्वबोधिनी की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन बरेली से होता है। सर्वहितकारक की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन आगरा से होता है। पिछली बार पीसीएस में 2 पेपरों के नाम दिए थे न्यूज़पेपर का कि इनका प्रकाशन कहाँ से होता है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप पीछे उठा के देख सकते हो पेपर को, और उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। बनारस अखबार, इसका प्रकाशन वाराणसी से हुआ और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी समाचार पत्र था। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश का प्रकाशन बरेली से है। सर्वोपकारक और ज्ञान प्रकाश का प्रकाशन आगरा से। प्रजा हित का देखेंगे तो इटावा से है। आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर उर्दू से संबंधित कुछ पत्र देखते हैं हम लोग कि जो उर्दू पत्रकारिता से, जैसे नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार बनारस अखबार था जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। और कॉमरेड और हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, जिन्ना नहीं जौहर के द्वारा निकाला गया था। और लखनऊ से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार था जो कि लालजी द्वारा किया गया था। और आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें इसको देख सकते हो आप कि सदरुल अखबार जो कि आगरा से निकाला जाता था, सदरुल। और जाम ए जहाँ गुशनुमा यह कलकत्ता से निकाला जाता था मुख्य रूप से। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निकलते हुए बाहर। तो अब हम लोग किसको देखेंगे भाई, अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था को। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स संरचना यानी कि राजनीतिक संरचना, क्योंकि सबसे हमने इस पहले फिजिकल ज्योग्राफी जो है कि उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी थी, भौतिक विभाजन, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, नदियाँ वगैरह पढ़ी, फिर ऐतिहासिक कालक्रम और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास, प्रशासनिक विकास, फिर आगे चलकर हम लोग इसका आर्थिक विकास भी पढ़ेंगे और एक एक जिले के बारे में भी एक व्यापक जो है कि जानकारी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे इसी में।
भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश के एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल और दोनों सदनों अर्थात विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। तो हमारे यूपी में विधान परिषद है कि नहीं है? बिल्कुल है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा आर्टिकल 154 में कहा गया है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, अर्थात जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा और एक मंत्रिपरिषद भी होगी। तो आइए बात करते हैं हम पहले राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल के पद और योग्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको कवर करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 में ऐसा कहा गया है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए जो नागरिकता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए अनिवार्य रूप से, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल 156 पद ग्रहण करने की सामान्यतः स्थिति से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। तो यानी राष्ट्रपति उसे अपॉइंटमेंट करके छोड़ देता है, उसकी जो शपथ का काम है वो कौन करता है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश के माध्यम से होता है। आगे राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद गठित होती है। मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें विधानसभा मतलब विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, उन सभी को छोड़ के बाकी सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। आर्टिकल 163 में कहा गया है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि जो व्यक्ति होता है उसके दंड को क्षमा कर सकती है, प्रविलंबन को विराम कर सकती है। प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण करने का अधिकार है। तो ये उसकी क्षमादान की शक्ति है 161, जैसे राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो 72 में है। और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। अब वेतन की जरूरत नहीं तो वेतन मत देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लीजिए। जैसे सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया। तो एक 4 बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं ये। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से वर्तमान तक अभी तक हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि देश में किसी भी राज्य की थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी थी, 1963 से 1967 तक थी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो कि भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये चौधरी चरण सिंह कहाँ से थे? मेरठ से, या यूँ कहिए कि आज जो वर्तमान में हमारा बागपत का क्षेत्र है इससे संबंधित थे। आगे मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें चंद्रभान गुप्त, ये वही चंद्रभान गुप्त साहब हैं जिन्होंने काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए वकालत की थी। नारायण दत्त तिवारी जो बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड डिवीज़न होने के बाद, और मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभान गुप्त और नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों, जिसमें 2 लगातार थे, में प्रदेश में मुख्यमंत्री भी थे ये। और आगे आते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देखते हैं कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल 1921 से लेकर अब तक थे, तो संयुक्त प्रांत के कोई भी राज्यपाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें याद होने चाहिए 2, श्रीमती सरोजनी नायडू जो कि सबसे पहले थी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। और उसके बाद जब हमारा यूपी एक नया राज्य के रूप में बन के आता है, तब जो है कि पहले कौन थे, तो वो हमारे हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक। ये उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे श्री HP मोदी। क्या नाम था? श्री HP मोदी। और आपको यह भी पता रहे कि श्री KM मुंशी जी जो कि संवैधानिक सभा में शामिल थे, वो भी 1952 से 57 तक क्या थे? हमारे राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? HP मोदी थे 50 से 52 तक। फिर दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो KM मुंशी जी। KM मुंशी जी ये है सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। और अब हम देखेंगे सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो वर्तमान में हैं हम उन्हीं को केवल देखेंगे। तो वर्तमान में हमारी कौन है? 20वें नंबर की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो 29 जुलाई 2019 से वर्तमान तक अभी भी पद पे आश्रित हैं। और इससे पहले श्री राम नाईक जी थे। तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट जो है बस उन्हीं को याद रखना है, बाकी सभी को जो है कि याद नहीं रखना है।
अब आ जाइए विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसी भी राज्य के स्तर पे हम लोगों ने संविधान में कवर किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग से यूपी के सेंस में कवर करेंगे। तो जैसे अगर हम देखते हैं विधान परिषद की बात करेंगे तो किसी भी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन और निर्माण का जो आर्टिकल है वो है 169 के अंतर्गत विधान परिषद का निर्माण भी होता है और उसका उत्साधन यानी समाप्त किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है और यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य का प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर यथासांख्य 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि पद छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं हम इसको और पूरी जानकारी लेके फिर हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प या प्रस्ताव पर संसद के द्वारा किया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा आर्टिकल 169 के तहत। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक धन्य विधेयक को छोड़कर प्रथम बार 3 माह तक और फिर उसके दूसरी बार जब भेजा जाता तो 1 माह तक रोक सकती है, यानी कि पहली बार 3 महीने फिर 1 महीने, टोटल 4 महीने तक ही रोक सकती है। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर सीताराम थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो सभापति हैं कुवेंद्र मानवेंद्र सिंह, जो कि प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। और अगर अब हम देखें वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता में सदन कौन है, नेता सदन, तो दिनेश शर्मा भाजपा के और नेता विरोधी दल कौन है? संजय लाठर सपा के हैं। अब हम देखेंगे विधानसभा को, तो विधानसभा की जो सीट होती है, जो चुनाव होता है विधानसभा सदस्यों की, तो 403 होते हैं। विधानसभा सदस्य संबंधी निर्वाचन क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होने पर ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देने का जो है कि अधिकार, मतलब मत देने का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होती है, जैसे लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर हम बात करें सीटों की, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो प्रयागराज से आती हैं। कितनी सीटें आती हैं? 12। और सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जो जिले हैं वो चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती। महोबा को तो अगर हम देखें जनसंख्या के आधार पर भी ये यूपी का सबसे छोटा जिला है, जहाँ से 2 ही सीटें आएंगी। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या फिर उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष देखता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर ही जो है कि इलाहाबाद में एक ओपन यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम से ही है। विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे थे आत्माराम गोविंद खरे और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी। और आगे अगर हम देखें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश महाना जी हैं, जो किससे संबंधित हैं? बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। तो ये हमारे वर्तमान के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। अब यहाँ पर आता है आपका विधान परिषद के जो सभापति थे और उनके कार्यकाल, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ज़बरदस्ती का आप अपने दिमाग पर प्रेशर मत दीजिए। जो चीज़ काम की नहीं है उसे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसे ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित इम्पॉर्टेंट डेटा है। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं और ये कई बार पूछा जाता है और ये मैक्सिमम नंबर है किसी भी स्टेट का, यानी पूरे भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें भी कितनी हैं? 80। ये भी पूरे भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा सीटें भी आती हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें कितनी है? 17। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपकी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो 84 सीटें हैं केंद्र में लोकसभा में, और एसटी के लिए जो 47 सीटें हैं, उस 84 में से 17 सीटें तो यूपी से मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एसटी से कोई सीट नहीं मिलती हमें यूपी में, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु कोई भी सीटें आरक्षित नहीं हैं। लेकिन लोकसभा में एससी के लिए कितनी मिलती हैं? तो 17 सीटें आरक्षित हैं। और वो कौन कौन से जिलों से होती हैं, तो ये जिलों के नाम हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेटा था। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री, लेकिन एक काफ़ी ब्लर है पेज यहाँ, तो उसमें कुछ खास नहीं था। बस यहाँ पे ये दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उसमें सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो गोविंद वल्लभ पंत जी बनते हैं 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। बाकी और मुख्यमंत्रियों के नाम जान के कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो ये 32वें नंबर पे हैं। क्रम से अगर हम देखें क्रम से तो ये 32वें नंबर के हैं योगी आदित्यनाथ, जो 19 मार्च 2017 से लगातार बने हुए हैं।
व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के अपने दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्शपथ ग्रहण लिया और ध्यातव्य रहे कि 21 फरवरी से 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि जगदम्बिका पाल जो यूपी के थे, उनकी नियुक्ति को बाद में अवैध करार दे दिया गया। और राजनाथ सिंह जी भी, जो इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भी यह पद सुशोभित किया गया था, अर्थात उनको भी मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, तो यह भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि पहले जो अध्यक्ष थे वो से पुरुषोत्तम दास टंडन जी और दूसरे जो है कि आपके श्री नफीसुल हसन, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, केवल ये याद रहे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके सतीश महाना जी, 23वें नंबर पर सतीश महाना जी आते हैं, जो 2022 से अब तक हैं। तो आगे देखते हैं हम पंचायती राज। ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि भारतीय संविधान के राज्य के नीति हिंसक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की। मतलब कि पूरे भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की व्यवस्था आती है वो कहाँ आती है, यूपी में आती है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। पंचायतों में मतदाता बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, और पंचायतों के सदस्य बनने के लिए अगर आपको जो, या पदाधिकारी बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तर की पंचायतों की बात की थी, ग्राम स्तर, पंचायत समिति स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा जिला स्तर। तो इन तीनों स्तरों की बात की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया। कब बनाया गया, 1994, और 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हो जाता है। इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए और इसके पश्चात भी इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से कराना शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1994 में, और चुनाव कब होता है पहली बार, 1995 में। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम करने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। तो 11वीं अनुसूची इसके लिए इम्पॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो कैसे है, पहले ग्राम पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत है, फिर जिला पंचायत है। तो पहले आइए हम ग्राम पंचायत को समझते हैं इस तरफ से नीचे की ओर चल के। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, और ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो यथासंभव 1000 की आबादी पर ही किया जाता है। ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि अध्यक्ष का और सदस्यों का दोनों का ही चुनाव मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, और उप प्रधान का चुनाव भी ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों से होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे 1000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, और 1000 तक जनसंख्या पर 9 सदस्य, और 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम तो 11 सदस्य, और 2000 से 3000 के बीच में 13 सदस्य, और 3000 से अधिक 15 सदस्य। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपको ग्राम पंचायत के बारे में। अब आइए यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि क्षेत्र पंचायत के बारे में, तो देखिए प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है तथा उप प्रमुख होते हैं एवं सदस्य होते हैं। तो प्रमुख और उप प्रमुखों का जो चुनाव होता है वो तो सदस्यों के द्वारा होता है, लेकिन इन
सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी कि मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसी तरीके से जिला पंचायत में जो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाता करते हैं, जो नगर निगम के चुनाव के नाम से जाना जाता है। वहीं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हुए जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से कर दिया जाता है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में। अब देखिए ग्राम पंचायत की बैठक की बात करेंगे तो ये आपका जो मेन पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे कि पंचायत की बैठक के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य है। सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार तो जरूर हो जानी चाहिए ग्राम पंचायतों की बैठक। और आगे देख लेते हैं तो ये 2 बैठकें एक तो होती है प्रतिवर्ष, 2 सामान्य बैठकें भी होती हैं इनकी। एक होती है पहली खरीफ की मतलब खरीफ बैठक जो कि खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद बुलाई जाती है, और दूसरी होती है बैठक रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद बुलाई जाती है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है कि अगर आपके गांव का प्रधान मनमानी कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे हटाएंगे। हटाने की भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए ना। ये थोड़े कि 5 साल तक हम उसे झेलते रहें। और ऐसा होता है कि गांव में राजनीति बहुत होती है, तो ऐसे में ग्राम प्रधान को हटाने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए ग्राम प्रधानों को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए एक गणपूर्ति का होना आवश्यक है जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। तो कितनी है गणपूर्ति? 1/3। जबकि आपने हर जगह कितनी गणपूर्ति पढ़ी है? 1/10। लेकिन ग्राम पंचायत में 1/3 होती है। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए एक दूसरा प्रस्ताव इस बैठक में 1 वर्ष के भीतर तो नहीं लाया जा सकता, फिर 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। और इस बैठक में जो ये बैठक होती है इसमें ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। यानी 2/3 जब लोग गांव के लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम इस प्रधान को हटाना चाहते हैं तो हटा भी दिया जाएगा। यानी इसमें हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल हो गया? इसमें आप देखोगे मतदान करने वाले जो सदस्य हैं वो लोग भी शामिल हो गए। तो आइए अब हम और भी आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख लेंगे राज्य वित्त आयोग कि राज्य वित्त आयोग कैसे काम करता है। तो पहली बात कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ वो 1994 में हुआ, क्योंकि जब 73वें और 74वें जो है कि संविधान संशोधन का पालन किया जा रहा था 1993 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा, तो यूपी सरकार ने भी उसी के अनुसार व्यवस्था बनाई और 1994 में इसको जो है कि गठित किया। तो प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हमारे यूपी में होता है और राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ वो प्रत्येक 5 वर्ष पे होना चाहिए। आर्टिकल 243I कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने के लिए भी आता है। वहीं बात करते हैं कि 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग जो वर्तमान में जिसके अध्यक्ष आनंद मिश्र थे और 2015 में गठित किया गया। और पंचायत के द्वारा क्या होता है, संप्रति नगर निकायों को कुल विभाज्य पुल 60% तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। जैसे अगर आर्टिकल 280 में केंद्र में जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। वैसे ही राज्यपाल जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के लिए जो है कि एक पंचायती राज का गठन करता है, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों, कुल 826 क्षेत्र पंचायत और 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराए गए थे। और उत्तर प्रदेश के नवीनतम पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुए हैं। हालांकि जो है कि अब देखते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे, तो ये ध्यान दीजिएगा 1995 से चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ पंचायती राज के बारे में। अब नगर निकाय को पढ़ते हैं, क्योंकि 73वां जो संवैधानिक संशोधन था वो तो था आपका पंचायतों से संबंधित, लेकिन नगर निकाय की बात करेंगे तो ये 74वां संवैधानिक संशोधन इससे संबंधित है, जो कि 1992 में ही लागू हुआ था इसको, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 से। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी रख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे।
तो अब हम बात करेंगे नगर निकाय की। तो आइए नगर निकाय के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में जो है कि अधिनियमित कर दिया गया था और निगम निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसमें भाग 9A कौन सा जोड़ा गया, भाग 9A आर्टिकल 243G मतलब 243P से लेकर 243ZG। और इसमें निगम में जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या होती है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी नगर निगम से जो है कि नगर निगम में जो संख्या होगी वो 60 से लेकर 110 तक हो सकती है, इसके बीच में, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की, तो इस संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत ही शुरू कर दिया गया था। हालांकि जो है कि अधिनियम बना के 1959 में शुरू किया गया था। और नगरों के प्रकारों की जो घोषणा होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अब जैसे इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, सबसे बड़ा होता है नगर निगम, उससे छोटा नगर पालिका और सबसे छोटी होती है नगर पंचायत। तो देखिए नगर निगम की और नगर पालिका की जो बात करें तो नगर पालिका का जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है इसे राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है और मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। अब हम इस पे चलते हैं, इस कड़ी को समझते हैं नगर निगम को, कि नगर निगम में एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। आपके लिए जो एक क्वेश्चन है वो यह है कि टोटल हमारे यूपी में नगर निगम कितने हैं, यूपी में हमारे नगर निगम कितने हैं। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 17, 18, 19 या फिर 20। अब आपको इसी में से बताने कि कितने हमारे यूपी में नगर निगम हैं। और इस मेयर का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, एक होते निर्वाचित जो जनता के द्वारा होते हैं, एक होते मनोनीत और एक होते पदेन। जो पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य भी आते हैं। हालांकि मेयर को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 2 वर्ष के बाद ही उसे हटाने का जो प्रक्रिया हो सकती है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो पारित नहीं हो पाता है तो पुनः उस तिथि से फिर 2 वर्ष तक आप कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो टोटल तो 4 वर्ष तो वैसे ही हो जाते हैं। अब आइए न्याय प्रणाली की बात करते हैं। हम अपने यूपी के जो हाई कोर्ट की बात करें, न्याय प्रणाली की क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे काम करती है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना मूलतः 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु एक उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। और वो भी कहाँ की गई थी, सबसे पहले आगरा में की गई थी 1866 में। 1869 यानी 3 साल बाद ही इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया और 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी, 160, जो देश के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय से अधिक है। यानी सबसे अधिक जो न्यायाधीशों की संख्या वो हमारे यूपी में है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यानी राज्यपाल का परामर्श इसमें लिया जाता है एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से फिर परामर्श लिया जाता है। उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है और इसकी जो खंडपीठ है वो एक लखनऊ में भी है। इलाहाबाद में तो है ही है, साथ ही साथ इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। अब हम देखते हैं, अगर हम बाकी न्यायालयों की बात करेंगे तो जैसे एक होता है अतिरिक्त जिला जो आपका न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय भी होता है, सिविल जज जिसको सीनियर डिवीज़न कहते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और लघु वाद न्यायालय। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है और इन सब चीज़ों पर भी कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। जो बनता है न्यायालय का वो मैंने आपको बता दिया। अब पारिवारिक न्यायालय की बात करेंगे तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर भी। चलिए, ये सब चीज़ें उतनी खास नहीं है क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आने होते तो अब तक आए होते, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिला है। आइए यहाँ पर कुछ संशोधन की बात कर लेते हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 क के द्वारा डीपीएसपी तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया। वहीं राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। राज्य स्तर पे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पे तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से ये प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, निर्बल बलों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं।
आगे देखते हैं हम इसके बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लोकायुक्त। जैसे हम लोग लोकपाल पढ़ते हैं केंद्र सरकार में, वैसे ही लोकायुक्त जो है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं लोक उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। वर्ष 1975 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त जो विधेयक था 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई। तो इसको जो है कि अनुमति दी गई राष्ट्रपति के द्वारा। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है। लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के परिवाद, शिकायत और अभिकथन प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने के संबंधित प्रकरण को शिकायत के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार से राज्य सरकार के विभाग के किसी भी लोक सेवक पद द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद किसमें आते हैं, अभिकथन में। वहीं न्यायालय, महालेखाकार यानी कि कैग, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मियों और मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्यपरिधि से मुक्त रखा गया। यानी इतने लोग के ऊपर जो है कि लोकायुक्त किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार गौर से। और आगे, लोकायुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधानमंडल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण तो आते हैं, वरन स्वायत्त शासी संस्थाएं, निगम परिषदों के अध्यक्ष और कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों एवं अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार भी लोक आयुक्त को होता है। हालांकि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जो कि 77 से 82 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कौन थे प्रथम लोकायुक्त? विशंभर दयाल। वर्तमान में आप यहाँ पर देखेंगे तो संजय मिश्रा जी को वर्तमान में आज भी लोकायुक्त के रूप में जो है कि इनको नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे बदल के मार्च 2012 में 8 वर्ष कर दिया गया। और ये यूपी ही एकमात्र लोकायुक्त ऐसा है जहाँ पे इसका कार्यकाल मैक्सिमम 8 वर्ष तक है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कुछ लोकायुक्त हैं, तो बस हमें दो ही चीज़ देखनी कि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त हैं और वर्तमान में संजय मिश्रा हैं जो कि 2016 से अभी तक हैं। अब आता है आपका RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित कुछ डिटेल्स। जैसे अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो सूचना के अधिकार का अधिनियम जो 2005 आया था, इसकी धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को ही इसको गठित किया गया। ठीक है, 14 सितंबर 2005 को इसको गठित किया गया। अधिनियम 2019 में हुए संशोधन की धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के तहत 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वो हो जाएगा। यानी अब कितना हो गया इनका, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और यही जो है कि मिलता जुलता 3 वर्ष और 70 वर्ष ह्यूमन राइट कमीशन का भी हो चुका है। वर्तमान में बात करेंगे तो कौन है, वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं, जो कि इससे पहले जावेद उस्मानी साहब थे और उनसे पूर्व रंजीत सिंह पंकज। तो वर्तमान में हमें देखना है कि 6 फरवरी 2021 से पद पर हैं भावेश कुमार सिंह, जो कि क्या हो जाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन अर्थात कि मुख्य सूचना आयुक्त हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे तो ये न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जिन्होंने 2006 में पदभार ग्रहण किया था। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते, यानी ये अपने ही पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तथापि राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त तो होते ही होते हैं, लेकिन केवल मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। लगभग 10 साल लेट किया गया, 10 साल विलंब करके। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो संशोधन हुआ 2019 में, तो अब इनका जो कार्यकाल किया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया, जो भी पहले होगा। और ये लोग क्या है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी होते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो AP मिश्रा साहब थे। और फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को
राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 5 जून 2021 को पदभार ग्रहण कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। राज्य महिला आयोग भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम है, जो कि 6 अगस्त 2018 से हैं, और इसका गठन जो किया गया था राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन, हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के द्वारा किया गया और 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 26 अप्रैल 2013 को। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था को अगर हम देखें तो कमिश्नरेट पद्धति जो है कि लागू की जा रही है। तो कमिश्नरेट पद्धति लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पहले से ही है और अब जो है कि कानपुर और वाराणसी में भी लागू कर दी गई है। तो टोटल 4 जिलों में तो पहले से ही लागू की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके कारागार प्रशासन और सुधार। तो ये इससे संबंधित कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो है कि कुछ फैक्ट हैं जिनको मुझे नहीं लगता, भले इन्होंने लिखा है, क्योंकि ये किसी काम के नहीं, इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपसे कभी पूछा गया हो। अभी तक तो प्रश्नों में कभी मुझे नहीं देखने को मिला। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख स्थल संबंधित तथ्य हैं, जैसे आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ताजमहल आगरा में है जो कि शाहजहां ने बनवाया, तो हो सकता है आगरा का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया, लेकिन ये भारी मिस्टेक है। आगरा का ताजमहल लाल किला नहीं बल्कि अकबर बनवाता है। और वहीं दिल्ली का जो लाल किला है, कौन सा? दिल्ली का रेड फोर्ट, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वहीं मुगल सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा, आगरा में ही। राधा स्वामी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। राधा स्वामी संप्रदाय पिछली बार पूछा गया था मैचिंग करने के लिए कि अनुयायियों का जो मंदिर स्थित है कहाँ पे? दयाल बाग, आगरा में। वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण करवाया गया जयपुर के महाराजा मानसिंह के द्वारा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। और अयोध्या में जन्मे कुल 5 तीर्थंकर जिन्हें जैन धार्मिक मूल्यों का प्रचार किया, तो पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदन, सुमितनाथ और अनंतनाथ। ये पांचों ही लोग जो है कि अयोध्या में जन्मे हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर संग्रहालय वगैरह दिया हुआ है, तो ये तो देखिए कभी नहीं पूछा गया है, तो इसको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती का जो है कि ये दिमाग पर लोड देने वाली चीज़ है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो दर्शनीय स्थल यानी कि कौन सी लोकेशन पे है। जैसे ताजमहल तो पता है आगरा में है, वृंदावन मंदिर भी पता है मथुरा, लेकिन खानका रसीदिया ये मैनपुरी में। भगवान बराह मंदिर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, सोरो कासगंज में। रूमी दरवाज़ा यह भी पूछा गया है, लखनऊ। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। चक्र तीर्थ नैमिसारण ये सीतापुर में है। आनंद भवन प्रयागराज में। कड़क साहब बाबा की मजार कौसाम्बी। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। शहीद स्थल छावनी बस्ती। कनक भवन अयोध्या, ये माता सीता से संबंधित है। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज। जेके मंदिर कानपुर, ये इम्पॉर्टेंट है। जेके मंदिर कानपुर में, जो कि इस्कॉन मंदिर की ब्रांच समझी जाती है। और जैन दिगंबर जैन मूर्ति जो कि असाई किले से प्राप्त हुआ है, इटावा में। वहीं बात करेंगे शुक्ल तालाब कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपरावा सिद्धार्थनगर। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया। वैसे तो सोमनाथ मंदिर जो है कि आपके गुजरात में है, लेकिन देवरिया में भी है। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर, यानी कि मगहर में है ये, संत कबीर नगर में। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़ के ललितपुर में, देवगढ़ का जो मंदिर है वहाँ पर है। और इसी तरीके से भितरगांव मंदिर की बात करेंगे जो गुप्त काल में था, कानपुर में। भारद्वाज आश्रम अक्षयवट प्रयागराज में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ। ब्यास टीला नरसिंह टीला जालौन। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी। भृगु मंदिर बलिया। मुगल घाट फर्रुखाबाद। औघड़नाथ मंदिर मेरठ। तो यहाँ से कुछ पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे अशफाक उल्ला खां की मज़ार शाहजहाँपुर में है। और चाइना मंदिर की बात करेंगे तो श्रावस्ती में है। और कामदगिरी पर्वत जो कि चित्रकूट में, यह भी पूछा गया कई बार। कालिंजर का दुर्ग बांदा में है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में है। तो अब इस बार इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, वो याद करिए। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य गोंडा में, हालांकि वीडियो में आपको ये पूरा दिख रहा होगा पेज, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको याद करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। सीताकुंड घाट ये आपके सुल्तानपुर में है। और 84 गुंबद कालपी जालौन में है।
और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो कि गाजीपुर में है, यह भी पूछ लेता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है। और इसी तरीके से देवकली मंदिर औरैया में, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा जो है वो आपके फतेहपुर सीकरी आगरा में, इमामबाड़ा और छतर मंजिल लखनऊ में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद ये आपके झज्जर मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद ये दोनों ही जौनपुर में है, जबकि रूमी मस्जिद जो है लखनऊ में है, रूमी मस्जिद। और हाजी वारिस अली की दरगाह बाराबंकी जिसे हम देवा शरीफ कहते हैं, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच ये भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं आप देख सकते हैं इसमें और भी इम्पॉर्टेंट कोई जैसे कि महर्षि दुर्वासा आश्रम देख सकते हो प्रयागराज में है, बाकी तो कोई इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ संस्थान के बारे में है जो इनकी डिटेल से दिया है, लेकिन डिटेल नहीं पूछा जाता है, सामान्यतः उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है, और ये हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे भातखंडे, नाट्य अकादमी, जनजाति, राजकीय अभिलेखागार और सिंधी अकादमी, कथक संस्थान और संस्कृत संस्थान। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने ऊपर देख ली है, कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ संस्थान हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई, जो क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के एडमिशन मतलब जो टीचर वैकेंसीज आती हैं वो ये निकालते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात करेंगे तो एम्स हमारे रायबरेली और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में की गई और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई। अब आपसे यह पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर हॉस्पिटल ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे? सैफई यानी इटावा में है। तो यह भी बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम आगे देखते हैं तो ये तो कुछ खास नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एक सीरीज़ है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से जो है कि वेबसाइट से लिया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कि यूपी में कितनी, तो 6 हैं टोटल, और ये 2021 तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है। लेकिन आज भी जो कि मैं कह रहा हूँ मार्च 2023 तक जो है कि आज भी यही 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जैसे एक देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में, कभी कभी ये प्रश्न उनकी स्थापना के क्रम में भी पूछ लेता है कि कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले ओपन किया गया, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2013 के अधिनियम से और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में है। और बाकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। और स्टेट यूनिवर्सिटी तो पूछिए मत, बहुत सारी होंगी जो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो ये सब जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग चाहे तो एक बार देख लो, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं उनके बारे में भी, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से प्रश्न में मैचिंग करने के लिए। जैसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वनस्पति जो है कि प्लांट रिसर्च जो होती है वो लखनऊ में होता है। वहीं राष्ट्रीय सरकरा संस्थान यानी नेशनल लेवल पर जो सरकरा का संस्थान है वो कहाँ पे आपका? कानपुर में है। बीरबल साहनी पॉलिटेक्निक यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है आपका। और साथ ही साथ राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो देखिए लखनऊ में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, प्रजनन अगर लगा दिया जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? तमिलनाडु। ओके, कोयम्बटूर। और अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तो बहुत पुराना है, ये कई बार पूछा जा चुका है, कानपुर में। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान जो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स ये जो है कि आपका लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेंटर है लखनऊ। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो कि वेटनरी होता है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कई बार पूछा जाता है, इज्जत नगर बरेली।
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, यह भी पूछा जाता है झांसी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान यानी कि एविएशन जो है कि जो एवियन अनुसंधान है, यह भी इज्जतनगर बरेली में है। तो बरेली में दो हैं, एक IVRI और एक केंद्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी आपका झांसी में है। और आगे हम देख लेते हैं इसके नीचे जो भी है इम्पॉर्टेंट, इसको भी, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, तो ये वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में हो गया उपोष्ण बागवानी। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। और वहीं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय चारागाह और चारा जो अनुसंधान संस्थान है ये झांसी है, ये इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, यह भी इम्पॉर्टेंट है, मथुरा में। और कोशिकी निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, यह नोएडा में आपके स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर में है। और आगे अगर हम देखते हैं तो आप केंद्रीय भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये तो आप भदोही में आपका मुन्ना भैया जो है कालीन भैया मिर्ज़ापुर भदोही वाले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है। और साथ ही साथ आप देखेंगे VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यह भी आपका नोएडा में स्थित है। तो आइए अब हम कुछ प्रमुख पार्क हैं इसको भी देख लेते हैं जो पूछा जाता है। जैसे डिफेंस पार्क की बात करेंगे, डिफेंस कॉरिडोर, तो कानपुर झांसी लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी, रीजनल जो साइंस सिटी लखनऊ। ट्रोनिका सिटी, ये गाजियाबाद में है। सरस्वती हाईटेक सिटी, ये प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, यह गाजियाबाद में है। लेदर पार्क आपका आगरा में है। टेक्सटाइल्स एवं हॉजरी पार्क, यह आपका कानपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, देखिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो उन्नाव में है, लेकिन अगर लेदर पार्क की बात होगी तो वह आगरा में होगा। फिर वहीं पे है एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। नॉलेज पार्क पूछा जाता है ग्रेटर नोएडा में। निकिड़ा सिटी, यह कानपुर उन्नाव के बीच में। ट्रांस गंगा सिटी, यह आपके उन्नाव में है। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा, आगरा से मुख्य रूप से आलू को जो है कि निर्यात किया जाता है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में। अपैरल टेक्सटाइल पार्क, ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। आगे देखिए जो पूछा जाता है ये सब बार बार, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे मेगा फूड पार्क बहेड़ी यानी बरेली में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। थीम पार्क यानी पर्यटन संबंधी जो कि आगरा में और वेब सिटी गाजियाबाद। वहीं एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में भी आता है। साइबर सिटी कानपुर। लायन सफारी पार्क इटावा, जबकि नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। परफ्यूम पार्क कन्नौज। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। मेडी सिटी चकगंजरिया लखनऊ में है। अगला इसी में है टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। रक्षा औद्योगिक गलियारे, जिसे हम डिफेंस कॉरिडोर भी कहते हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। तो टोटल इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी याद रहे आपको। और सोलर सिटी कार्यक्रम में आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, केवल यही 3 शामिल हैं। तो ये तो था आपका जो है कि आज का क्लास। और अब हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का अंतरिम बजट 2022। तो आप कहेंगे सर बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, 22-23 के बजट की क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल इसे प्यार से हम लोग काट देंगे। हम लोग को जो अगर पढ़ना रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 का बजट, जो अब करंट अफेयर्स जो है कि आ गई है घटनासार की मार्केट में। तो मैं इसकी वीडियो जल्दी ही आपको बनाऊंगा, जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन आया है नवंबर से लेके अप्रैल तक का, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। नवंबर 2022 से 2023 तक का जो है अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स का डेटा है, जिसमें हमारा यूपी का बजट और सेंट्रल बजट ये सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। तो इसको हम जल्दी ही बनाएंगे, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी टॉपिक में, देखेंगे हम लोग कि अगला टॉपिक क्या है, और जल्दी से जल्दी 1 से 2 क्लास में इसको ख़त्म कर दें, ताकि आप लोग बार बार इसे रिवीजन कर लीजिए। और पेपर की जो संभावित तिथि है, जो अफवाहें आ रही हैं कि 14 मई को नहीं होगा, चुनाव वगैरह जो भी है, तो उस पर मैं 1 से 2 दिन में पूरी ऑथेंटिक जानकारी के साथ और आगामी जो 25 से 30 दिन जो बचे हैं उसकी रणनीति के साथ कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ों पे एक लाइव क्लास लेकर आऊँगा। आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, उसे जुड़िएगा, वहाँ पे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।